डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर IITian। तो बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेंट की क्लास कंटिन्यू किए हैं और इसमें हम आपके ऑलरेडी 3 क्लास कवर कर चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम मेनली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जेईई मेन का कोई भी पेपर रैंडमली ऑर्डर में पिक कर लो, कोई भी जो आज तक आया हुआ है या आगे फ्यूचर में आने वाला है, उसको तो आप पिक नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप देख सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। इस बात को डिकोड कर लीजिएगा। और कोई भी 10 पेपर आप पिक करिए, उसमें 8 पेपर में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मतलब है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोगों के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D है, तो ये उससे भी रिलेटेड टॉपिक है। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो इक्वेशंस आपके स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2 अगर स्ट्रेट लाइन हैं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। दोनों लाइन या तो इंटरसेक्टिंग टाइप की हो जाएंगी, है ना, इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और या दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी। तो 3 केस होते हैं। उसी तरह से अगर 3 प्लेन लेते हैं तो तीनों प्लेन आपस में या तो पैरेलल हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तीनों मिला के एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना सकते हैं, या तीनों जाके एक बुक की बाइंडिंग की तरह, जैसे एक बुक के जो पेजेज निकलते हैं उस तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मतलब 3 प्लेन्स आइदर इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन और फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म और पैरेलल और ए पॉइंट। जैसे आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो हम लोग ऑक्टेंट यूज करते हैं, एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम माना जाए तो जो ओरिजिन है वो एक्स वाई जेड और जेड एक्स प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो बेसिकली जब इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई दिया रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स दिया रहेगा तो वो आपके प्लेन की इक्वेशन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्ट्रेट लाइन और प्लेन से रिलेटेड नहीं, हमें इक्वेशन दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। जेईई मेन में मोस्टली 3 वेरिएबल्स ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है। इसका मैं पूरा कंप्लीट थ्योरी आपको बताऊंगा, और इस क्लास को आप मिस मत करिएगा। अगर आप इस क्लास को प्रॉपरली अटेंड करते हैं तो यकीन मानिए आपका एक जेईई मेन का क्वेश्चन आज की क्लास करने के बाद आपका रिजर्व हो जाएगा। मतलब इसके बाद आप जब भी क्वेश्चन देखोगे, कम से कम कुछ पेपर में आए या ना आए, वो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब जब एक से ज़्यादा आपके पास इक्वेशंस हो। अच्छा, जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी तो या तो हम सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे या तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही होगा ना, जैसे आपको इक्वेशन दिया जाता है तो कहोगे कि सर या तो सोल्यूशन आएगा या तो नहीं आएगा। तो जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि अपना सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब मिनिमम एक सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए किसी वजह से उस क्वेश्चन और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर वो अपना जो इक्वेशंस हैं उसके लिए हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, जिसको इनकंसिस्टेंट टर्म बोला जाता है। तो देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। तो उसी को मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप पहले कॉपी पे हेडिंग लिखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और लिखिए कथा मत सुनिए। अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हैं कि हमारा जेईई मेन में अच्छा रैंक आए, जे एडवांस में अच्छा रैंक आए और हमें अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी ब्रांच मिले, ठीक है ना, तो आपको ये करना ही होगा। मन तो नहीं करेगा कि ये करें, क्योंकि एक बार सुन लेते हैं याद तो हो ही जाएगा, लेकिन बच्चों यकीन मानो ये मैथ्स है। आपको पेन और पेपर चलाओगे, हवा में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना, कि हम ऐसे बैठ गए और सोच रहे हैं, वैसे नहीं होगा। आपको पेन और पेपर चलाना ही होगा, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हम बता रहे हैं वो आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो फिर क्या बोलोगे, सो तो नहीं जाओगे ना। आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिएगा। हम कुछ दिन के अंदर ही लाइव क्लास जब लेना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ऐसे तो हवा में उड़ के जाएगा नहीं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन कि सो रहे हैं और अचानक सपना है कि विवेक सर क्लास ले रहे हैं, चलो चलो भागो 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 भागो, ऐसा कुछ तो है नहीं। नोटिफिकेशन जाए, आपके पास मैसेज जाए, एक दिन पहले जाए, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड होकर लाइव क्लास में क्लासरूम की तरह बैठें। उसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है।
तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मेनली हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि 3 लाइन्स अगर दी जाएंगी या कोई भी सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमने बताया कि सॉल्व कर लेंगे तो कंसिस्टेंट, और नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो इनकंसिस्टेंट, जिसको हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर 2 स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट कॉमन है तो या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और या तो आप कह सकते हो कि कोइंसिडेंट लाइन हो सकती हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसी तरह से प्लेन में अगर कंसिस्टेंट हो गए प्लेन तो एक पॉइंट कॉमन आएगा, या तो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कॉमन आएंगे, जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब सॉल्यूशन आता है, मतलब सिस्टम जब कंसिस्टेंट होता है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मतलब या तो आपके 1 सॉल्यूशन आएंगे और या तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। बेसिकली ये देखो, ऐसा भी होता है कि हम लोग सिस्टम जब सॉल्व करते हैं तो 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन तरह की भी चीज़ आती है। लेकिन बच्चों, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सीधे 1 के बाद इन्फाइनाइट कर दिए। बिकॉज देखो, लीनियर इक्वेशंस की ये प्रॉपर्टी होती है या उसका ऐसा बिहेवियर है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन दिया है ना, तो 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन कभी भी या तो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या तो आइडेंटिकल अगर हो गई तो इन्फिनिटली मैनी कॉमन आएगा पॉइंट। कभी भी 2 लाइन 2 पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर सकती कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना होगा। अब इस पेन को तो हम मोड़ेंगे नहीं कि इस लाइन को ऐसे मोड़ दिया, 2 जगह ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट करा दिया। तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशंस की वजह से ऐसा हो रहा है कि या तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा और या तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आएगा। और अगर सॉल्व नहीं किया तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही कहेंगे कि भैया नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो वो ध्यान रखना है। प्लेन के केस में 2 तरह से नो सॉल्यूशन आते हैं, जब तीनों प्लेन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना दें, जैसे ये 2 हैं और एक नीचे बना देते हैं कि ताकि तीनों प्लेन पे कुछ कॉमन ना आए। और तीसरा, अगर तीनों प्लेन आपस में पैरेलल हो गए तब भी नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। सिस्टम दिया जाएगा तो कंसिस्टेंट मतलब मिनिमम एक सॉल्यूशन, उसमें एग्जैक्टली 1, और जिसको यूनिक या एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन कहा जाता है, और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कहा जाता है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। अब हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स ये है। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि आपको ये मालूम है कि 2 वेरिएबल्स में जो भी इक्वेशंस दी जाएंगी, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन प्लस C1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू C1, आप इसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। हम मान लीजिए इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ही लिख रहे हैं, A2x प्लस B2y। इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व करने का तरीका होता है वो वेरिएबल 3 के लिए हम लोग ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी ये है कि तीनों लाइन आइडेंटिकल हो जाएं। तो इसमें L1 और L2 इस तरह से लाइन बिहेव कर रही है। यहाँ पे L1 L2 क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे L1 और L2 क्या हो गई, आइडेंटिकल। तो हम लोगों को पता है कि इसके लिए हम लोग जो कंडीशन याद किए हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका जो प्रूफ है वो हम आपको स्ट्रेट लाइन वाला जो टॉपिक है उसमें बताते हैं। वैसे एक बार अगर आप जानना चाहें तो 2 लाइन अगर किसी प्लेन में है तो उसको इंटरसेक्ट करने का जो कंडीशन है वो ये है कि उनके स्लोप को आप अनइक्वल कर देंगे। अगर स्लोप लाइन का अलग अलग आ गया तो कहीं ना कहीं लाइन जाके इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी एक प्लेन में। एक प्लेन की लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये 2 डायमेंशनल है। 3D में ऐसा हो सकता है कि लाइंस इंटरसेक्ट भी ना करें और लाइन पैरेलल भी ना हो। वो तब होता है जब दोनों लाइन अलग अलग प्लेन में आती हैं। और यहाँ पे क्या जानते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब स्लोप तो सेम हो जाए लेकिन जो y इंटरसेप्ट है वो सेम ना हो। और ये है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, है ना। जेईई मेन में कभी कभी इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक यहाँ ये क्या है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है आपका, है ना, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन विच इज़ यूनिक सोल्यूशन। दिस इज़ पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, जिसको मैं आपको कह रहा था कि पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन, है ना।
और लोन सोल्यूशन ऐसे कह सकते हैं। इनकंसिस्टेंट जिसको हम कह रहे थे, और ये आइडेंटिकल लाइन, आइडेंटिकल लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक पॉइंट ध्यान रखना, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो लास्ट पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, इन अगर दो लाइन आइडेंटिकल होती हैं तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, बिकॉज इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा बार यूज़ करेंगे। एक ही स्ट्रेट लाइन को दो तरीके से लिखा जाएगा और दोनों को आइडेंटिकल कर दिया जाएगा। तो ये आप एकदम गांठ बांध के अच्छे से एकदम याद कर लो। मतलब मेरा कहना है कि ना, इसको याद कर लो कि अगर दो लाइन आइडेंटिकल होती हैं, इसका मतलब कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी आए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उसका भी हम फ्लो चार्ट बनवा देंगे, लेकिन आप वन बाय वन एक एक कंसेप्ट ध्यान रखिए कि टू वेरिएबल्स के केस में डिटर्मिनेंट को इन्वॉल्व मत करिएगा। आप कर भी सकते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, है ना। इसको हम लोग जब आसानी से स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन अपने सिलेबस में ज़्यादा है, तो उस मेथड से अगर आप कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको स्ट्रेट लाइन से ही इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करना चाहिए कि दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब स्लोप अनइक्वल कर दें तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर दो पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल कर देते हैं और y इंटरसेप्ट अनइक्वल करते हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर दोनों आइडेंटिकल लाइन है तो स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों को इक्वल कर दिया। जो स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं उनको पता होगा कि स्लोप क्या होता है एक लाइन का। अगर एक लाइन है ax + by + c = 0, तो उसके स्लोप को लिखते थे -a/b। तो उसी तरह से ये आ जाएगा आपका। क्लियर? तो ये टू वेरिएबल्स का केस नंबर 1 है। टोटल हम आपको इसमें 2 से 3 केस बताते हैं, तो ये केस नंबर हो गया आपका 1। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस 2, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि अब अगला अपना हेडिंग है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स 3 हैं, तो नॉर्मली हम लोग वेरिएबल्स को x, y, z लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 3 वेरिएबल्स में नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, होमोजीनियस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म डिग्री, है ना। जैसे x, y, z की लीनियर डिग्री है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है d1, d2, d3, अगर इसकी वैल्यू हम 0 लिख दें तो क्या होगा, इक्वेशन के एक तरफ 0 और दूसरी तरफ सेम डिग्री के टर्म आएंगे, जो उसको कहते हैं होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस जब बोल रहे हैं तो इसमें से d1, d2, d3 में से मिनिमम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है कि हियर एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2 एंड d3 इज़ नॉन जीरो। दूसरा केस होता है होमोजीनियस का, मतलब केस नंबर 3 उसको कहेंगे। वो कब क्या करेंगे, तो उसमें केवल d1, d2, d3 को 0 कर दोगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट। और हाँ, यहाँ पे जो 4 डिटर्मिनेंट लिखे हैं पहले उसको सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखो, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, ये जो x, y, z, x के पहले फिर y के फिर z के उसी ऑर्डर में अगर लिखें तो उससे अपना डिटर्मिनेंट बन जाता है डेल्टा। a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। डेल्टा x लिखने के लिए जो तरीका होता है, आप क्या करिए, डेल्टा x ये एक नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, जिसको इसका मतलब ये नहीं होता डेल्टा टाइम्स x, ये नया डिटर्मिनेंट है। आप डेल्टा 1 या d1 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये कैसे लिखा जाता है, तो ये जो x वाले टर्म है ना, इनको रिमूव करके इस कांस्टेंट टर्म d1, d2, d3 को लिख दिया। और जैसे x वाले को रिमूव किया, d1, d2, d3 लिखा है तो डेल्टा x बोला। उसी तरह से इसी में y वाले को रिमूव करेंगे और d1, d2, d3 लिखेंगे तो डेल्टा y, है ना, ये इधर लिखा हूँ। और सिमिलरली इसी में अगर c1, c2, c3 को रिप्लेस करके लिखेंगे तो डेल्टा z। तो रिजल्ट ये होता है, देन ये आता है x इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा z बाई डेल्टा।
प्रोवाइडेड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब ये कैसे होता है, तो पहले आप स्टूडेंट सब लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो ये हमें मिटाना होगा इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका प्रीवियस जो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास डिटर्मिनेंट का किया है ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप क्या करिए, अगर x इंटू आपको डेल्टा निकालना हो, इस डिटर्मिनेंट में अगर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या लिखोगे, a1 टाइम्स x, यहाँ a2 टाइम्स x, और x से हम लोग सीखे थे कि अगर k से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि इक्वेशन में x जो है वो a1 a2 a3 से कनेक्टेड है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कॉलम वाइज, तो a3x, और यहाँ क्या हो जाएगा b1, ये b2, ये b3, फिर c1 c2, फिर c3, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c1 इक्वल टू, है ना, यह आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, है ना, रिमाइंड कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए हर चीज़, क्योंकि हमें आपको एक्सप्लेन करना है हर चीज़, ठीक है। तो आप इजीली हर चीज़ों को आप रिवाइंड करिएगा वीडियो को और इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा। अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आराम से रुक जाता, आप आराम से यहाँ पे नोट करते, तब मैं आगे बढ़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो इसमें आप क्या करिए, वीडियो को रिमाइंड करिए। अगर आप नहीं नोट कर पाते हैं, वैसे नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब आप क्या करिए कि जैसे मैं कह रहा था कि आप क्या करो, बाई c1 की जगह पे c1 प्लस वाई टाइम्स c2 प्लस z टाइम्स c3 अगर लिखें तो आपको क्या मिलेगा, इस x टाइम्स डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ a1x, और ये क्या हो जाएगा b1y प्लस c1z, और यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z, फिर थर्ड टर्म a3x प्लस b3y प्लस c3z, और यहाँ b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। क्लियर। आप ध्यान से देखो, जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसके बेसिस पे ये जो पहला टर्म है इसको d1, इसको d2, इसको d3 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ये वैसे बन जाएगा, ये d1, ये d2, ये d3, ये b1 b2 b3, फिर ये c1 c2 c3। और जैसा कि आपको याद होगा, इसी डिटर्मिनेंट को मैं क्या कर रहा था, डेल्टा ऑफ x। तो जैसे x से डेल्टा में मल्टीप्लाई किए तो डेल्टा ऑफ x आया, तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि y इंटू डेल्टा, मतलब ये हम लोग तो लाए हैं, आप कह सकते हो कि सिमिलरली y इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ऑफ y, और z इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ z। क्लियर, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है कि y x इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ऑफ x, y इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ऑफ y, और z इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ऑफ z सिमिलरली आएगा। जैसे y से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करना, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देना और फिर इसमें x टाइम्स c1 प्लस z टाइम्स c3 ऐड करोगे तो d1 d2 d3 का टर्म जो है वो c2 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। उसी तरह से अगर z से मल्टीप्लाई करना होगा तो ओरिजिनल जो अपना डेल्टा था उसमें आप क्या करिए, थर्ड कॉलम में z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर x टाइम्स c1 प्लस y टाइम्स c2 उसमें ऐड करोगे तो d1 d2 d3 का जो टर्म है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक तो कर लिए। अब देखिए यहीं पे अपना जो नेचर ऑफ सोल्यूशन, जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है तो आपके 3 केस एग्जिस्ट करते हैं। तो उन 3 केस वो कैसे आएंगे वो हम लोग यहाँ सीखते हैं। आप ध्यान से देखना है, यहाँ के बाद का जो डिस्कशन है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन केस होता है। अगर आप ये सीख गए तो इसका नेक्स्ट वाला भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए केस 1 होगा इसमें कि अगर हम इफ़ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है ना, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, देन x इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और z इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा, है ना। तो आप क्या कहोगे कि ये एक यूनिक टर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने कि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो आप एक्स वाई जेड निकालने के लिए डेल्टा से डिवाइड करेंगे, और एक एक्स डेल्टा की वैल्यू आएगी, दूसरी एक
जैसे x की वैल्यू एक आएगी, y की वैल्यू एक आएगी और z की वैल्यू एक आएगी। और बच्चों जब एक वैल्यू आए तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हो गया क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये दूसरा केस क्या है। तो देखो, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में ऐसा हो सकता है हम लोगों के साथ कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। नॉन जीरो वाला केस तो ख़त्म। अगर ये जीरो हो गया तो और इधर एक नॉन जीरो हो गया तो फिर क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए नॉन जीरो की वैल्यू 4 आ जाती है तो आप लिखोगे 0 = 4। कुछ अटपटा लगेगा ना, है ना? अटपटा लगेगा। अटपटा मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका मतलब उस केस में नो सॉल्यूशन आएंगे। तो इसका ये होता है कंसेप्ट कि अगर डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 आ गई एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z ये अगर नॉन जीरो आते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाता है, देन लिखते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। ठीक है? तो पहला केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन का, दूसरा केस हो गया नो सॉल्यूशन का। अब बचा तीसरा केस, और तीसरा केस भी आपका इम्पॉर्टेंट है और इसी में आपका जेईई मेन क्वेश्चन पूछता रहता है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे जो चारों डिटर्मिनेंट हैं, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा z इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब चारों वैल्यू 0 आ गई, ये भी 0, ये भी 0। तो आप क्या कहोगे कि x, y, z की कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। तो इस केस में आपके दो केस एग्जिस्ट करते हैं, या तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है ना, और या तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा है। अब सवाल, उससे भी पहले क्वेश्चन ये राइज होगा, आपको ये लग सकता है कि सर आपने यूनिक सॉल्यूशन का एक मेथड बता दिया, नो सॉल्यूशन का बता दिया, इस तीसरे केस में ऐसा क्या हुआ कि नो सॉल्यूशन आ रहा है? तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया है कि ये x, y, z में अगर इक्वेशन गिवन है तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है, और अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो गए तो उसमें क्या होता है कि डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बिकॉज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट में ये पढ़ा था कि इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज़ 0। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम है ना कि प्लेन की प्रॉब्लम है। प्लेन तो अपना सिंपल दिया हुआ है। अब प्लेन जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको क्या पता कि आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या आगे चल के मैट्रिसेज वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। प्लेन को तो पता ही नहीं है, प्लेन बेचारा इनोसेंट है, उसको क्या पता कि हमारे किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो वही बात है, यहाँ पे जो हम डिटर्मिनेंट का जो मेथड लगाए हैं वहाँ पे गलती हो जाती है। तो फिर एग्ज़ाम में वो कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा? तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तब करना जब चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। वैसे ये बहुत रेयरेस्ट है क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ तक जाते जाते आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और जो जेईई मेन का क्वेश्चन आता है उसमें 2 से 3 मिनट में ही हमको आंसर करना होता है। लेकिन कंसेप्ट है तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ जाके फंस जाते हैं। पहला उनको क्लियर है कि डेल्टा भैया नॉन जीरो आया तो यूनिक सोल्यूशन, डेल्टा 0 और उन तीनों में से कोई नॉन जीरो आया तो नो सोल्यूशन। लेकिन अगर चारों 0 आ जाते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? जो हमने आपको स्टार्टिंग में 3 इक्वेशंस दिया था, a1x + b1y + c1z = d1, उसी तरह से सेकंड और थर्ड लिखा था। तो आप क्या करना, पहले 2 इक्वेशन से x y की वैल्यू z के टर्म्स में निकाल लेना। मतलब एनी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हम तीसरे वेरिएबल में रख लेंगे। जैसे एक्स वाई को हम z के टर्म्स में निकाल लिए, और फिर क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। इस थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद 2 केस होगा, या तो वो सेटिस्फाई होगा या तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब सेटिस्फाई करे तो उस समय कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर आपका सेटिस्फाई ना हो तो उसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सेटिस्फाई होता है तो वो एवरी वैल्यू ऑफ z के लिए सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। कई स्टूडेंट कहते हैं अगर सर एक वैल्यू आ गई तो भैया एक वैल्यू आ गई तो x की भी एक आएगी, y की भी एक आएगी, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हुआ है ना। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक नहीं आएगी यहाँ पे, या तो आती है हमेशा ऑलवेज
सेटिस्फाई करेगा या तो नहीं करेगा। तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखना है आप लोग लिखो, इस केस में जैसे इन दोनों को अगर हम फंस गए और वहाँ आंसर करना हो तो ये मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ जेड फ्रॉम एनी टू इक्वेशन। एनी टू मतलब कोई भी दो हो सकता है इक्वेशंस, ठीक है। एंड पुट दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ जेड इन थर्ड इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। इफ़ दीज वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग थर्ड इक्वेशन, है ना, ऐसे लिख देता हूँ, थर्ड इक्वेशन आपके लिए चेंज हो सकता है। देन देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, देन देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका सेटिस्फाई नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। तो आप ये मेथड कब लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता चला, क्या पता चला? ये मेथड तब लगाएंगे जब चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, और फिर पहले दो इक्वेशन से या कोई भी दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू जेड के टर्म्स में निकाल लेंगे। अगर आपको जेड पसंद ना हो तो आप वाई और जेड को एक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं। मतलब एनी टू वेरिएबल की वैल्यू तीसरे के टर्म्स में निकालना है, तीसरी इक्वेशन में रखना है। वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नहीं सेटिस्फाई हुआ तो कितना, क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये रहा आपका केस नंबर 2 जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड डिसाइड कर रहे हैं, क्लियर। अब हम लोग करते हैं केस नंबर 3 जो कि जेईई मेन के लिए मतलब कह सकते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीसरा अपना केस होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो होता है आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब मैंने बताया था कि अगर राइट साइड में तीनों टर्म 0 हो, मतलब ये इक्वल टू 0 हो जाए, और लेफ्ट साइड में अगर इक्वल डिग्री हो तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखना कि आप कुछ करो या ना करो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई जेड निकालो या ना निकालो, इतना तो एहसास हो ही रहा होगा आपको देख के कि एक्स वाई जेड की 0 0 वैल्यू तो सेटिस्फाई कर ही रही है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0, ऑलवेज सेटिस्फाई। तो इसमें क्या होता है ना कि जो नो सॉल्यूशन का पार्ट है, मतलब आप कह सकते हो कि वो यहाँ नहीं आता। मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट है, मतलब इसको हमेशा हम सॉल्व कर सकते हैं बिना अटैम्प्ट किए। इतना तो हम लोग को रियलाइज़ हो ही रहा है कि x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 तो आंसर है ही। अब सवाल ये उठता है, और x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 अगर आंसर है तो उसी आंसर को हम लोग कहते हैं ऑब्वियस आंसर, जो कि यहाँ पे टर्म बोला जाता है ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब ऑब्वियस सोल्यूशन, मतलब कि अगर x y z 0 और ओनली 0 अगर है तो उसको कहा जाता है ट्रिवियल, और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें 0 0 0 भी अलावा होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो अपने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं वो तो हमें निकालना पड़ेगा। नॉन जीरो नंबर्स तो बिना कुछ किए निकाल नहीं सकते, तो वो हमारे लिए ऑब्वियस नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल। तो स्टूडेंट आप लोग कॉपी पे लिखिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। होमोजीनियस कहने का मतलब ये आपके D1 D2 D3 पिछले केस की तरह यहाँ क्या हो गया 0। अगर इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो हम केस नंबर 2 के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर हमने क्या बताया कि यहाँ डेल्टा तो आपका सेम है, A1 A2 A3 B1 B, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, लेकिन जो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z है वो हमेशा क्या आएगा 0। और हमने ये भी बताया कि इस सॉल्यूशन को हमेशा आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पता चला? यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस होता ही नहीं है, तो गलती से भी नो सॉल्यूशन आंसर टिक नहीं करेंगे। नो सॉल्यूशन कब टिक करेंगे? जब आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा तब, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सवाल ये उठता है कि केवल भैया 0 0 0 ही आंसर है या उसके अलावा आंसर है?
तो अगर केवल 0 0 0 आंसर है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और उस केस में आपका जो ट्रिवियल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसके यह इकलौता है ना, इसका कोई दूसरा पार्ट तो है नहीं। तो जब अकेले आएगा, यूनिक आएगा, तो कंडीशन तो वही है जो हम पिछले केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहें। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, नॉन जीरो मतलब ट्रिवियल। और अगर जीरो आ गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसको हम बोल रहे हैं नॉन ट्रिवियल। यहाँ थोड़ा पढ़ने में अटपटा लगता है कि जब ट्रिवियल बोल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो कर रहे हैं, और जब नॉन ट्रिवियल बोल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट को जीरो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप हो सकता है कन्फ्यूज हों। तो आप क्या करना कि इसको ऐसे कनेक्ट करना कि यूनिक सॉल्यूशन का भैया केस सेम है, चाहे केस नंबर 2 हो या केस नंबर 3 हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा क्या किया था हमने, नॉन जीरो। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, नॉन जीरो कर देना। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम डेल्टा की वैल्यू क्या किए थे, जीरो, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेंगे। बस यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक नया नाम है और वो नाम क्या है, नॉन ट्रिवियल। तो ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल आपका बहुत ज़्यादा ही दिखता है जेईई मेन के पेपर में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर 2 पेपर के में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, है ना। या तो क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं, या तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट से रिलेटेड आएंगे जो कि अपना नेक्स्ट पार्ट होगा, और दूसरा या तो आपके जो क्वेश्चन है मोस्टली आपके इक्वेशन बेस्ड ही आते हैं। तो ये रहा आपका होमोजीनियस की कहानी, विवेक सर की जुबानी। इसमें हम लोगों ने क्या किया, अगर डेल्टा नॉन जीरो आया तो यूनिक, डेल्टा तो नॉन ट्रिवियल के लिए क्या बोलोगे बताओ, नॉन ट्रिवियल के लिए क्या बोलोगे, डेल्टा की वैल्यू जीरो या नॉन जीरो। तो सर ये कहो कि नॉन ट्रिवियल के लिए हम लोग डेल्टा की वैल्यू जीरो कर देंगे क्योंकि इन्फाइनाइट चाहिए, और ट्रिवियल के लिए, यूनिक के लिए डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो कर देंगे। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ा जाए तो मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और अब क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस के वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, के एक्स प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 पॉजेज इन नॉन जीरो सोल्यूशन। देखिए, अगर आपको कभी भी जेईई मेन में क्वेश्चन आता है या आपके सामने क्वेश्चन दिखता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड, तो आप क्या करिए, सबसे पहले ये कनेक्ट करिए कि केस 1 2 3 में से कौन से केस का ये क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, तीनों में जीरो, तो ये हो गया होमोजीनियस। और वेरिएबल कितने हुए, एक्स वाई जेड 3। तो आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता था, जब हम ट्रिवियल लिखते थे, मतलब जब ऑब्वियस लिखते थे तो आंसर केवल 0 0 0 हुआ करता था। तो नॉन जीरो के लिए हमें इन्फाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, और इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप डेल्टा की वैल्यू क्या कर दोगे, इक्वल टू 0। जीरो क्यों, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए। तो डेल्टा को पकड़ के 0 कर दो, तो 4k 2 k 4 1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि x y z वाले ऑर्डर में ही लिखना, जैसे यहाँ 4 लिखा, फिर k, फिर 2, फिर k 4 1 2 2 1 इक्वल टू 0। अब ये पेशेंस से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 4 टाइम्स ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, है ना, माइनस k टाइम्स, अब क्या लिखेंगे, k माइनस 2, फिर 2 टाइम्स क्या लिखा जाएगा, तो ये 2k माइनस 8, तो 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये कैलकुलेशन करना है सिर्फ, तो ये हो गया आपका 8 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ये 16 होगा ना, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -8, ये +8 नहीं, -8 इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा k की वैल्यू या तो 2 मिल जाएगी या तो 4 मिल जाएगी। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़।
है ना। आपसे पूछ रहा है नंबर, ध्यान रखना नंबर पूछा जा रहा है ना। नंबर मतलब कि उस तरह के कितने वैल्यूज़ ऑफ के आ रही हैं। अगर आपके 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक जो लाए हैं इसका कोई आंसर ही नहीं आता, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता, तो उस तरह के केस में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो जब कोई वैल्यू नहीं मिलती तो उस समय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ के क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ के इज़ 0। क्लियर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ नॉन ट्रिवियल से स्ट्राइक कर गया, सबको स्ट्राइक किया। क्या स्ट्राइक किया कि जब भी नॉन ट्रिवियल आए तो डेल्टा की वैल्यू 0 कर देंगे। तो जैसे आपने 0 किया तो k² - 6k + 8 = 0। क्वाड्रेटिक को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उस क्वाड्रेटिक का जो k की वैल्यू है वो इधर 2 और 4, और 2 और 4 दोनों, क्योंकि हमने बताया था यहाँ नो सॉल्यूशन का कोई पार्ट ही नहीं होता, तो हमें क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आंसर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने एक ही क्वेश्चन बताया है। अब जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें आपको जो इसी पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस कराएंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड से भी कहिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी कहिए कि विवेक सर जेईई मेन 2020 का क्रैश कोर्स चला रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो आप भी इंजॉय करो क्योंकि वो पूरा कोर्स रिवाइज़ कराएंगे। तो यही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ें और बेनिफिट लें। जब फ्री ज्ञान बट रहा हो तो लेना चाहिए, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जेईई मेन में जो रैंक चाहते हैं, जेईई एडवांस में जो रैंक चाहते हैं, इनफैक्ट 12th लेवल तक कोई भी आप अगर ड्रीम किए होगे मैथमेटिक्स में, तो वो सभी हमारे चैनल से जुड़ने पे आपको पूरा हो जाएगा। तो इतना काम मेरे लिए करना होगा आप सबको। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।